सुप्रभातम सभी भैया बहनों को। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा एकादश और द्वादश में महत्वपूर्ण पाठ चैप्टर जो है जनसंचार के माध्यम। जी हाँ, लेखन एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है इसके बारे में इस वीडियो में आप सब देखेंगे। और अच्छे तरह से आप इसको अगर यदि अवलोकन करते हैं, देखते हैं, तो निश्चित रूप से आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत ही सोच समझ करके ये वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। जी हाँ, पूरे इत्मीनान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके सामने कुछ प्रश्न भी दिख रहा है। भारत का सर्वप्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सबसे पहला भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? जी हाँ, उसका नाम है बंगाल गजट। और ये कब हुआ है? तो 1780 ईस्वी में। और इसके संपादक कौन थे? जेम्स ऑगस्ट हिकी जी। भारत का हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र, हिंदी में जो साप्ताहिक पत्र निकलता था उसका नाम है उदंड मार्तंड, 1826 ईस्वी में। और इसके संपादक है पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी। भारत का हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र अगर देखेंगे तो वो है सुधावर्षन, 1854 में है हिंदी का पहला दैनिक पत्र। उसके बाद इसके संपादक थे श्याम सुंदर सेन। मुद्रण का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला देश यदि है जिसने सबसे पहले मुद्रण टंकन का आविष्कार किया है तो जी हाँ, वो है चीन। इसके बाद आगे देखेंगे इस पाठ में कौन कौन से बातें हम लोग देखने को मिलेगा। इस खंड में हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले संचार। संचार क्या है? संचार की परिभाषा, संचार के महत्व, फिर संचार के तत्व, स्रोत कौन कौन सा है, एको एनकोडिंग है, संदेश है, माध्यम है, प्राप्तकर्ता है, फीडबैक है और स्रोत। इसके बाद संचार के प्रकार भी देखेंगे। सांकेतिक संचार, मौखिक और अमौखिक संचार, अंतवैयक्तिक संचार, अंतव्यक्तिक संचार, समूह संचार, जनसंचार की विशेषताएं। इसके बाद इस पाठ में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच। भारत के जनसंचार माध्यमों के विकास, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, जनसंचार माध्यमों का प्रभाव। जी हाँ, ये सभी पाठ हम इसी वीडियो में देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। जी हाँ, बड़े इत्मीनान से वीडियो को देखें और इसके बारे समझने की कोशिश करें। सबसे पहला अभिव्यक्ति और माध्यम जो है ये आप लोग देख लीजिए। 12 क्लास का एनुअल में भी 4 नंबर निश्चित रूप से आएगा और 11th क्लास में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे CBSE बोर्ड हो या NCERT बोर्ड हो, सभी में ये महत्वपूर्ण पाठ चैप्टर आता है। एक एक नंबर का प्रश्न विशेष आता है, फिर भी इसमें कुछ जानकारी हासिल करना है। जनसंचार माध्यम और लेखन क्या है? स्मरणीय बिंदु है। अर्थ है चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है। जी हाँ, चर धातु से बना संचार शब्द है जिसका काम है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करना ही संचार कहलाता है। विशेष करके कहेंगे तो संचार है क्या? तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, विचारों का और भावनाओं का जो आदान प्रदान होता है वो संचार कहलाता है। अब है विल्वेरश्रेम, प्रसिद्ध संचार शास्त्री के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। इसके बाद आगे देखेंगे संचार। संचार जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि एक दिन है, 2 दिन, ये जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। सभी जीव संचार करते हैं, परंतु मनुष्य बौद्धिक रूप से विकसित होने के कारण सर्वोत्तम संचार करता है। संचार माध्यमों के विकास में भौगोलिक दूरियां कम हो जाती है। एक अंगुली के स्पर्श से दूर बैठे अपनों से संचार कर सकते हैं। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के मौखिक, लिखित अथवा दृश्य श्रव्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना ही संचार है। तो संचार है क्या? देखिए, सूचनाओं को, विचारों को और भावनाओं को मौखिक या लिखित अथवा दृश्य या श्रव्य माध्यमों के द्वारा, श्रव्य सुनना है, बहुत सुनना है, दृश्य में देखना, जो जिसको देख करके, सुन करके, मौखिक रूप से, लिखित रूप से सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का जो हम आदान प्रदान करते हैं, सफलतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, वही संचार कहलाता है। संचार एक प्रक्रिया है जिसमें सूचना देने वालों और पाने वाले दोनों का ही सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।
एक के अभाव में या तो संभव नहीं है। इस अर्थ में संचार अंतर क्रियात्मक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। फिर संचार के विभिन्न तत्व कौन कौन सा आता है, ये प्रश्न सामने आता है। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। स्रोत संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करता है। व्यक्ति अपने संदेश या सूचना को अन्य तक पहुंचाना चाहता है, वो स्रोत है। स्रोत समझ रहे हो, जिसको लोग भंडारण भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो स्रोत होना चाहिए। कूटीकृत या एनकोडिंग संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों ही होना चाहिए। इसी को कूटीकृत या तो एनकोडिंग कहते हैं, जिसको संदेश की भाषा या ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। फिर संदेश सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। माध्यम, जिसको चैनल कहते हैं, संदेश को किस स्थान से टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। फिर इसके बाद है डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या है, तो प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझना। जो प्राप्त संदेश है उसमें जो निहित अर्थ है उसको समझना ही डिकोडिंग है। फिर है फीडबैक। फीडबैक द्वारा पता चलता है कि संदेश सही रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया या नहीं। इसको फीडबैक कहेंगे, सही रूप से संदेश सही जगह पर पहुंचा या कि नहीं, प्राप्तकर्ता तक पहुंचा या कि नहीं, इसको जानना फीडबैक है। अब एक शोर, संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें शोर कहलाती है। शोर मतलब यहाँ एक तरह से व्यवधान है। शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकता है। ये शोर देख लीजिए। अगला है संचार के प्रकार। जी हाँ, संचार के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, तो संचार देखिए, सांकेतिकी संचार है। जब संकेतों से बात समझाई जाए संकेत के माध्यम से, तो उसको सांकेतिक संचार कहेंगे। आप देखिए, चोरों की भाषा, पुलिसों की भाषा वो सांकेत होता है, क्योंकि ये कोड वर्ड का प्रयोग करते हैं, ये सांकेतिक होता है। मौखिक और अमौखिक संचार, जब मुख खोल करके बोल करके संचार करे वो तो मौखिक, और बिना मुख खोले बात करे तो वो अमौखिक होता है। खोल के बात करता है तो मौखिक, और बिना मुख खोले बात करता है तो मौखिक होता है। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है, जब व्यक्ति अपने से बात करे, अर्थात अपने मने मन कुछ गुनगुनाते रहे और प्रश्नों करे और उसका उत्तर देते रहे, तो अंतर्वैयक्तिक कहलाता है। ये अपने आप होता है, अपने आप, मन ही मन की बात। अंतर्वैयक्तिक होता है जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ करके संचार करते हैं, वो अंतर्वैयक्तिक संचार कहलाता है। दो व्यक्ति के बीच में जो संचार होता है अंतर्वैयक्तिक होता है। एक व्यक्ति अपने मन से जो प्रश्न गुनगुनाते हैं, सुनाते हैं, उसको अंतर्वैयक्तिक कहते हैं। इसके बाद समूह संचार क्या होता है, जब एक समूह वो आपस में विचार विमर्श या चर्चा करे, एक समूह के लोग आपस में विचार विमर्श या चर्चा करें तो उसे समूह संचार कहते हैं। अब जनसंचार क्या है, जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तो उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम अखबार, रेडियो, टीवी, सिनेमा या इंटरनेट भी हो सकता है। इस तरह से जनसंचार मतलब एक ग्रुप मास में, एक तरह के समूह में, मास कम्युनिकेशन। जब हम समूह से यांत्रिक या तकनीकी के माध्यम से बात करते हैं तब उसे जनसंचार कहते हैं। यह माध्यम कौन कौन सा होता है, जी हाँ बच्चों देखिएगा, रेडियो है, टीवी है, सिनेमा है, इंटरनेट है, कुछ भी हो सकता है। ये तो हो गया जनसंचार, मास कम्युनिकेशन। अब संचार के कार्य क्या है, इस कार्य को देखना है। तो कार्य है प्राप्ति नियंत्रण, सूचना अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। तो प्राप्ति नियंत्रण, सूचना अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया और भूमिका को पूरा करने के लिए संचार का प्रयोग किया जाता है। अब है जनसंचार के कार्य क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो इसका जानकारी दे सकते हैं। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना। जी हाँ, इतने हैं जनसंचार के कार्य। सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये जनसंचार के कार्य है। तो बच्चों इसके बाद देखिए, आधुनिक जनसंचार के माध्यम पाश्चात्य तकनीकी से प्रेरित हुआ है। जो हम लोग आज आधुनिक जनसंचार का प्रयोग कर रहे हैं वो पछुआ देश यानी अंग्रेज के देश जैसे हम लोग कहते हैं, इंग्लैंड तरफ का देश जो है पाश्चात्य देश, वहीं से तकनीकी प्राप्त किए हैं। परंतु भारतीय इतिहास गवाह है कि देवर्षि नारद पहले समाचार वाहक माने जाते थे। समाचार को एक देवलोक से दूसरे देवलोक तक पहुंचाने का काम सबसे ज़्यादा देवर्षि नारद ही क्या करते थे। महाभारत काल में संजय की कल्पना, जिसने युद्ध की आंखों देखा वर्णन किया है,
देशदास को सुनाया था, एक समृद्ध संचार व्यवस्था और इशारा करता है, जो महर्षि वेदव्यास के द्वारा प्राप्त हुआ था। अब अगला है जनसंचार के आधुनिक माध्यम कौन कौन से हैं। समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, टेलीविज़न है, सिनेमा और इंटरनेट आदि है जो जनसंचार के आधुनिक माध्यम है। जनसंचार की मजबूत कड़ी समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, प्रिंट माध्यम है। यही समाचारों के आदान प्रदान का मुख्य साधन माना जाता है। पत्रकारिता के 3 पहलू होते हैं। अब पत्रकारिता के 3 पहलू कौन कौन सा है। पहला है समाचारों को संकलित करना, दूसरा उन्हें संपादित कर छपने लायक बनाना, और तीसरा है पत्र या पत्रिकाओं के रूप में छाप करके पाठकों तक पहुंचाना। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। पत्रकारिता के 3 पहलू। पहला हो गया समाचारों को संकलित करना, एकत्र करना, दूसरा उसे संपादित करके छपने लायक बनाना, और तीसरा पत्र या पत्रिकाओं के रूप में छाप करके आम जनता तक पहुंचाना, पाठकों तक पहुंचाना। संवाददाता जो खबरें एकत्रित करके लाते हैं उसे व्यवस्थित ढंग से छापने का काम कौन करता है। संपादक महोदय करते हैं। तो संवाददाताओं जो खबरें एकत्र करके लाते हैं, जगह जगह से एकत्र करके ढूंढ करके लाते हैं और उसे व्यवस्थित ढंग से छापने का काम जो करता है वो संपादक कहलाता है। 400 साल पहले ही अखबारी पत्रकारिता अस्तित्व में आई थी, परंतु भारत में इसकी शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई है। जी हाँ, अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में अखबारी पत्रकारिता का शुरुआत कब हुआ है, तो ऐसे तो 400 साल पहले ही हुआ था, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में हुआ है। और किसके माध्यम से हुआ है। जी हाँ, तो जेम्स ऑगस्ट हिकी के माध्यम से, वो बंगाल गजट से हुई है जो कलकत्ता से निकलता था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र अगर देखा जाए तो दंत मार्दंड है, जो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था, जिसका संपादन पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत सी पत्र पत्रिकाएं निकाल करके इस क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया है। इसलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यदि निर्माता कहा जाए निबंध से लेकर गद्य साहित्य का, तो उसमें भारतेंदु जी का नाम सर्वोपरि आता है। स्वतंत्रता से पूर्व पत्रकारों में गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र, शिव पूजन सहाय, राम वृक्ष वेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त जी प्रमुख रूप से हैं स्वतंत्रता से पूर्व। और प्रमुख पत्र पत्रिकाएं कौन कौन सी है जानना है तो केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, हंस, कर्मवीर, प्रताप, प्रतीप और विशाल भारती आदि यह सब है प्रमुख पत्र पत्रिकाएं। आज़ादी के बाद प्रमुख पत्रकारों में से नाम किसका किसका आता है। जी हाँ बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र माथुर आदि हैं। समाचार पत्र में नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, अमर उजाला, दैनिक जागरण इत्यादि है। पत्रिकाएं कौन कौन सी है। धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, इंडिया टुडे और साप्ताहिक कादम्बनी है। रेडियो, जी हाँ, संचार का एक नाम आप लोग देखे होंगे, जीता जागता, बड़ा सुंदर। आज जितना स्थान टेलीविज़न लिया है, इससे पहले स्थान रेडियो का था। रेडियो का स्थान आज भी कम नहीं हुआ है, भले एफएम का स्थान ले लिया है। रेडियो क्या है। रेडियो जनसंचार का सर्व साधन है जो सबसे अधिक लोकप्रिय है। 1895 में इटली के जी मार्कोनी के द्वारा ये वायरलेस की खोज की गई थी और उसी के रूपांतरण रेडियो का निर्माण हुआ है। 1921 में मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया डाक तार विभाग की ओर से संगीत कार्यक्रम प्रसारित किया गया था 21 में सबसे पहले। और 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना हुई थी। आज देश में 350 से अधिक निजी रेडियो स्टेशन का जाल बिछा गया है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि सबसे पहले ऑल इंडिया टाइम्स ऑफ ऑल इंडिया का स्टार्ट कब हुआ था, तो 1921 में हुआ है। ऑल इंडिया रेडियो की जो स्थापना कब हुई है, तो 1936 में हुआ है। आज देश भर में कितनी रेडियो स्टेशन का जाल बिछ गया है, तो 350 से अधिक है। अब टेलीविज़न देख रहे हैं, ये तो श्रव्य साधन है, देखने का सबसे मनोरंजन साधन यदि कहेंगे तो टेलीविज़न बना है। इसकी विश्वसनीयता सबसे अधिक है। 1927 ईस्वी में बेल टेलीविज़न लैबोरेटरीज में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन के बीच प्रायोगिक टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण किया गया था। 1936 में बीबीसी ने अपनी टेलीविज़न सेवा प्रारंभ की है। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 ईस्वी को हुआ है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। जी हाँ बच्चों, इसमें बहुत सुंदर प्रश्न आपका आ सकता है। टेलीविज़न का उद्देश्य क्या था और कब इसका भारत में स्टार्टिंग हुआ है, तो याद रखना भारत में इसकी शुरुआत 15 सितंबर
1969 ईस्वी की हुई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा के सामुदायिक विकास को प्रोत्साहित करना था। 15 अगस्त 1965 में स्वतंत्रता दिवस के विधिवत टीवी सेवा प्रारंभ की गई थी। 15 अगस्त 1965 से की गई है। 1964 में जवाहरलाल नेहरू जी चल बसे। उसके एक साल बाद 1965 में जो देश का आज़ाद मनाया गया था 15 अगस्त को, उसी समय टेलीविज़न की सेवाएं प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल 1976 से इसे आकाशवाणी से अलग कर दूरदर्शन का नाम दिया गया। पहले आकाशवाणी के नाम से चलता था। 1 अप्रैल 1976 से इसका नामकरण अलग कर दिया, उसका नाम दूरदर्शन हो गया टेलीविज़न। जनतंत्र को प्रबल बनाने में जहां समाज पुराने मूल्य टूट हो गए और नए बन रहे हो, दूरदर्शन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सिनेमा, इंटरनेट, इसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। सिनेमा भारत का क्या क्या है। भारत मनोरंजन के साथ साथ परोक्ष रूप से सूचना प्राप्त करना, संदेश को काम देना। सिनेमा का आविष्कार श्रेय थॉमस अल्वा एडिसन को जाता है। 1894 में फ्रांस में पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन, जी हाँ बच्चों याद रखिएगा, द अराइवल ऑफ ट्रेन, यह भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे पहली फिल्म है जो फ्रांस में बनी है। 1894 में 1894 को बना था। भारत में पहली फिल्म जो है मूक फिल्म है, गूंगा फिल्म है। 1913 में राजा हरिश्चंद्र बना दादा साहब फाल्के के द्वारा। फिर 1931 में पहली बोलती फिल्म बना था जिसका नाम आलम आरा है। इस समय भारत विश्व का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। यहाँ हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषा और बोली में भी फिल्में बनती जा रही है, निरंतर बन रही है और विश्व में भी स्थान उसका देखने को मिलता है, चाहे बॉलीवुड हो चाहे हमारा और क्षेत्र हो। इंटरनेट जनसंचार का सबसे आधुनिक और लोकप्रिय माध्यम है। रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि इसे पुस्तकालय के भी रूप सारे गुण देखने को मौजूद है। यह एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है जिसमें प्रयोगकर्ता मुख्य दर्शक नहीं है, यह चर्चा बातचीत का एक हिस्सा होता है। इंटरनेट ने संचार की नई संभावनाएं जगा दी है। हमें विश्वग्राम का सदस्य बना दिया गया है। अश्लील पन्नों और आपराधिक गतिविधियों के कारण इसके दुरुपयोग की घटनाएं सामने आने लगी है। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव, अब देखिएगा क्या क्या प्रभाव हो रहा है। जनसंचार माध्यमों से बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आए दिन सुबह होते ही हम विभिन्न प्रकार के अखबारें पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, पत्र पत्रिकाओं को लेकर के बैठ जाते हैं। रेडियो, टेलीविज़न मनोरंजन के साथ साथ समाचार, ज्ञान, विज्ञान, बाजार भाव, विज्ञापन देते हैं। इंटरनेट का प्रयोग शादी विवाह के लिए, टिकट बुक करवाने के लिए, अर्थात हमारे जीवन के बहुत सारे कार्यों को इसके माध्यम से किया जा रहा है। किसी प्रकार का बिल जमा करना हो, बिल बनाना हो, बैंक के काम, घर के काम के लिए करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया नेट पर निर्भर हो गया है। सदुपयोग के साथ साथ दुरुपयोग भी हो रहा है। नेट क्राइम बढ़ता जा रहा है। जहां सिनेमा, टीवी वास्तविकता से परे काल्पनिक दुनिया में पहुंचा देते हैं, वही अपराधों के नए नए तरीके सिखा देते हैं। हिंसा और अश्लीलता युवा वर्ग को प्रभावित करती है। विज्ञापनों के जाल में मनुष्य फंसता जा रहा है। अखबार और टेलीविज़न चैनलों में कुछ खास मुद्दों का उछाला जाता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जहाँ एक और शिक्षित, सचेत, जागरूक हो, वहाँ नकारात्मक प्रभाव से भ्रमित, पथभ्रष्ट और चरित्र पर प्रभाव डालते हैं। एक जागरूक पाठक व श्रोता होने के नाते हमें आंखें, कान और दिमाग सदा खुले रखना चाहिए। जनसंचार माध्यमों से एक महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है कि उनमें अनेक द्वारपाल, जिसको गेटकीपर कहते हैं, कार्य करते हैं। द्वारपाल का कार्य जनसंचार को प्रकाशित या प्रसारित होने वाली सामग्री को नियंत्रित एवं निर्धारित करना है। किसी जनसंचार माध्यम के काम करने वाले द्वारपाल ही निश्चित करते हैं कि वहाँ किस प्रकार की सामग्री प्रकाशित अथवा प्रसारित की जाएगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, एक दूसरे को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।